ईडी की टीम सीतापुर जेल से निकल गई है। ईडी ने आजम खान से 3.5 घंटे तक पूछताछ की। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कब्जे का पूरा मामला है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से भी ईडी ने पूछताछ की। आगे भी आजम से पूछताछ ईडी जारी रखेगी। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है। तो सीतापुर पहुंची थी ईडी की टीम और सीतापुर जेल से फिलहाल पूछताछ करके ईडी की टीम वापस लौट गई है। आजम खान से लगभग 3.5 घंटे तक पूछताछ हुई। बेटे अब्दुल्ला आजम से भी ईडी ने पूछताछ की और सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि ईडी की टीम आगे भी पूछताछ जारी रखेगी। तो बड़ी खबर सीतापुर से है, जहां पर ईडी की टीम पहुंची थी और आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से पूछताछ हुई। लगभग 3.5 घंटे तक आजम खान से पूछताछ हुई। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आज किसानों ने प्रदर्शन किया। हालांकि इससे पहले किसान प्राधिकरण जाते पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। इस बीच किसानों और पुलिस के बीच काफी नोकझोंक भी हुई। इस मौके पर सैकड़ों किसानों के साथ साथ महिलाएं भी मौजूद थी। पुलिस के काफी समझाने के बाद किसानों ने उसी जगह पर सैकड़ों मटके फोड़कर प्राधिकरण के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। बीते 1 तारीख से लगातार 81 गांव के किसान अपनी मांगों को लेकर हरौला गांव स्थित सेक्टर 5 बारात घर में धरने पर बैठे हैं और किसानों की मुख्य 4 मांगे हैं। उनकी मांग ये है कि हमारे घरों पर प्राधिकरण अधिग्रहण न करे। दूसरी मांग ये है कि हमारे क्षेत्र में कमर्शियल एक्टिविटी बंद कर दी गई है, उसे चालू किया जाए। तीसरी मांग ये है कि जो साथी जेल भेजे गए हैं उन्हें फौरन रिहा किया जाए। तो कुल 5 मांगे हैं और इन्हीं को लेकर एक बार फिर से आज बवाल हो गया। 20 दिन से लगातार 81 गांव के किसान नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरने पर बैठे थे, जिसके चलते आज 81 गांव के किसान इकट्ठा होकर नोएडा प्राधिकरण के घेराव करने के लिए मटका तोड़ो अभियान के तहत अभी वहां पर प्राधिकरण घेराव करने के लिए जा रहे थे, जिनको उससे पहले ही पुलिस बल ने नोएडा प्राधिकरण के जाने से पहले ही जो किसान हैं उनको रोक दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं किसानों और पुलिस के बीच जो है हाथापाई भी हुई है और आपस में नोकझोंक हुई है। लगातार पुलिस बल जो है किसानों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि लेकिन उसके बावजूद किसान आगे जाने की जिद्दोजहद में लगे हुए हैं। आप जो महिला किसान भी मौजूद हैं, महिलाएं सैकड़ों की संख्या में सैकड़ों महिलाएं मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं सैकड़ों जो मटके लेकर जा रहे हैं, जिससे प्राधिकरण के दफ्तर जाने से पहले ही पुलिस बल ने किसानों को रोक दिया। हालांकि लगातार समझाने के प्रयास जारी है, लेकिन लगातार जो किसान है वह आगे बढ़ने की जिद्दोजहद में लगे हैं। नोएडा से अंकित कौशिक, एपी गंगा। आजमगढ़ में भले ही बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश का साइड इफेक्ट अभी भी देखने को मिल रहा है। हालात ये है कि हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ तक कि शवदाह स्थल राजघाट पानी में डूबा है, जिससे लोगों को रास्ते में या फिर ऐसी जगह जहाँ पानी नहीं है वहाँ अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। तो शवदाह गृह जो हैं वो भी जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन किस पर भारी है, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्वांचल का दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी पहले गाजीपुर पहुंचे, यहां पर जनसभा को संबोधित किया और फिर वहां से जौनपुर पहुंचे। जौनपुर में सीएम ने अपनी सरकार का बखान करते हुए विरोधियों पर जमकर वार किया। यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है और इसी के लिए मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 2014 में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में यही घोषणा की थी। उन्होंने तब कहा था जब उनसे पूछा गया सरकार का लक्ष्य क्या, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास।
शौचालय मिल रहा है, हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिल रहा है, हर गरीब को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन मिल रहा है, हर गरीब को आयुष्मान भारत का कार्ड मिल रहा है, हर गरीब को फ्री में राशन मिल रहा है। क्या ये सपा की सरकार के समय में होता था? क्या फ्री में राशन सपा की सरकार के समय मिलता था? क्योंकि वहां पे तो जनता का राशन हड़पने वाले लोग ज्यादा थे। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लगातार विरोधियों पर हमलावर नजर आए। इससे पहले योगी ने एक के बाद एक 5 ट्वीट कर विरोधियों पर हमला बोल दिया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि समाज में हर तबके का सम्मान हो, उन्हें उनका अधिकार मिले, शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से प्राप्त हो, यही भारतीय जनता पार्टी कहती है। सर्वांगीण विकास पिछली सरकारों का ध्येय नहीं था, वो तो केवल खानदान के लिए काम करते थे। दूसरा ट्वीट किया मुख्यमंत्री ने और उसमें उन्होंने लिखा कि तुष्टीकरण की घृणित राजनीति करने वालों ने महाराणा प्रताप की बजाय अकबर को महान बता दिया। विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन में ऐसे शब्द गढ़े कि समाज भ्रमित हो जाए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पंजाब में दलित बीजेपी का ओबीसी प्रेम दिखावटी है, ये कहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में पद अभी भी खाली है, ओबीसी के लोगों की जाति जनगणना की मांग स्वीकार नहीं हुई, कांग्रेस बीजेपी जातिवादी पार्टियां हैं, ये मायावती ने आरोप लगाया है। अब कुछ ही महीने बचे हैं तो यहाँ भाजपा भी खासकर ओबीसी समाज के प्रति, यहाँ पर भाजपा का भी खासकर ओबीसी समाज के प्रति उभरा नया नया प्रेम वास्तव में ये दिखावटी व हवाई आदि ना होकर यदि थोड़ा भी सही व सार्थक होता तो इनकी केंद्र व यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें इनके साथ साथ तो एससी व एसटी की भी सरकारी नौकरियों में अभी तक इनके बैकलॉग को जरूर भर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रायबरेली में समाजवादी पार्टी की ओर से पूर्व सांसद फूलन देवी की मूर्ति लगाए जाने के ऐलान के बाद विवाद खड़ा हो गया। दरअसल एक संगठन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वो फूलन देवी की मूर्ति नहीं लगने देंगे। वहीं विवाद को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। ऊंचाहार में मूर्ति लगाई जानी थी, लेकिन देखिए विवाद हुआ। यहाँ पर तो जो बेस बनाया गया था उसे तोड़ा गया। रायबरेली में फूलन देवी की मूर्ति लगाने को लेकर बवाल हो गया। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ वहां पर डटा रहा है। एक संगठन फूलन देवी की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है और विवाद के मद्देनजर वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में मूर्ति पॉलिटिक्स तेज हो चुकी है और इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है रायबरेली में। और यहाँ पर जो सम्मेलन होना है उसके साथ ही फूलन देवी की एक मूर्ति लगाने की भी तैयारी में थे पार्टी के लोग, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई। हम इस समय उसी गांव में मौजूद हैं जहाँ पर ये मूर्ति लगाने की तैयारी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो चबूतरा बनाया गया था जहाँ फूलन देवी की मूर्ति लगाना प्रस्तावित था। हालांकि बाद में इसको लेकर हिंदू युवा वाहिनी ने काफ़ी विरोध किया, करणी सेना का विरोध हुआ और साथ ही जब यहाँ पर जिला प्रशासन है उसने सख्ती की। बताया गया कि ज़मीन जो है ये ग्राम समाज की है, ऐसे में प्रधान को निर्देश दिए गए और जो ग्राम प्रधान है उन्होंने खुद यहाँ पर अब इस पूरे चबूतरे को तोड़वा दिया है। और इस बीच बीजेपी एमएलसी बुक्कल नवाब ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। फूलन देवी की मूर्ति लगाने को लेकर उन्होंने कहा कि रायबरेली में सपा केवल विवाद पैदा करने की कोशिश में है, समाजवादी पार्टी विवाद करने की कोशिश कर रही है। सपा चुनाव से पहले विवाद को जन्म देना चाहती है और उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव का वजूद खत्म हो गया। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के रायबरेली के ऊंचाहार में फूलन देवी की प्रतिमा लगाना चाहती है, जिसको लेकर काफी विरोध भी हो रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी एमएलसी बुक्कल नवाब जी। सर, किस तरीके से देखते हैं फूलन देवी की प्रतिमा लगाने को लेकर के काफी विवाद हो रहा है रायबरेली में और भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनात की गई है? देखिए, ऐसा है, हम फूलन देवी जी जो हैं वो क्योंकि वो कश्यप हैं, मल्लाह से जो है परिवार जो है उनसे ताल्लुक़ रखती हैं, तो इसलिए हम उस पर उनके ऊपर तो कोई भी किसी तरह का कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ, ये लोग जो भी है मनोज पांडे हैं और ये राजपाल कश्यप हैं, ये सब जो है ये सिर्फ इनका कोई लेना देना नहीं है, फूलन देवी जी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इनका सिर्फ मतलब इतना है कि इनको नेतागिरी करना है। नेतागिरी करके मतलब ये चाह रहे हैं कि जैसे कि हम हरिजन वोट जो हैं वो हम अपने कब्जे में ले लेंगे, हमारे पास हरिजन वोट जो है वो आ जाएगा। तो ये
इनका मनोज पांडे जी की बहुत बड़ी भूल है, और भूल के अलावा और कुछ भी नहीं कहेंगे। और इस तरह की ओछी राजनीति जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये इसको राजनीति नहीं, ओछी राजनीति कहेंगे कि जिस। कैप्टन सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने भी फूलन देवी की मूर्ति लगाने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि गलत है, किसी अपराधी की मूर्ति आखिर कैसे लग सकती है। फूलन देवी पर दर्ज केसों का अब तक निपटारा नहीं हुआ है, और जिस पर 22 लोगों की हत्या का मुकदमा है उसका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, राज्यसभा सांसद ने कहा। सुनिए। ऐसा है, ये गलत बात है। अगर हम किसी अपराधी को, चाहे किसी भी बात, फूलन देवी पर आरोप है भी, वो केस का फैसला नहीं हुआ है, और मैं उसी समय 82 में जालौन में एसपी था, जिसके ऊपर 22 लोगों की हत्याओं का आरोप हो, वो खाली एक नहीं, वो तो पूरे दुनिया में हुआ चला, जिसके ऊपर दर्जनों केसेज हो। अब उसको हम अगर जाति बिरादरी, किसी बिरादरी का हो, अगर हम जाति बिरादरी के नाम पर किसी अपराधी को महिमा मंडित करेंगे, किसी अपराधी को किसी जाति विशेष का, धर्म विशेष का, किसी को उसको लगा करके मूर्ति महिमा मंडित करेंगे, तो ये देश और समाज के लिए उचित नहीं है। मैं इससे कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। बलिया में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 150 विधायक उनके संपर्क में हैं। 27 अक्टूबर तक बहुत कुछ साफ हो जाएगा। भागीदारी संकल्प मोर्चा 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के 150 विधायक ओम प्रकाश राजभर के संपर्क में हैं। आप देखते जाइए, 27 अक्टूबर तक आपको बहुत सा परिदृश्य साफ होने लगेगा। 17 में साथ थे, आज नहीं है। आज हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। वहीं राजभर के इस बयान पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि ओपी राजभर आने वाले चुनाव में हमारे साथ होंगे। 2022 में वो भाजपा के साथ प्रकाश राजभर जी 2017 के चुनाव में जो 325 की जो हम लोग की बहुमत थी उसके साथ थे। हम लोग साथ मिलकर के लड़े थे, और वो भी पहली बार विधायक बन के आए, मंत्री बने, या उनके और भी सहयोगी जीत करके आए, और वो भारतीय जनता पार्टी को भी जिताने में सहयोग किए थे। आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि फिर से हम लोग के साथ रहेंगे। और वो माननीय ओम प्रकाश जी ये बात कहते हैं कि जो काम मोदी जी पूरे देश के लिए करते हैं, हम भी उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो नीतियाँ कहीं ना कहीं मिलती है। आगे फिर से हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग के साथ चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी के अतीक अहमद से मुलाकात नहीं हो पाई। प्रशासन ने मुलाकात की इजाजत नहीं दी। अतीक अहमद से मुलाकात न होने पर असदुद्दीन ओवैसी ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं अतीक के साथ बैठकर चुनावी रणनीति बनाना चाहता था। आने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आए, और एक मकसद ये था कि अतीक अहमद साहब जो अहमदाबाद की साबरमती जेल में है, तो अगर हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं तो ये 5 हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। नहीं, वो तो हमारी पार्टी में शामिल हुए, तो हम जब पार्टी के संगठन को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं तो हम लेटर लिखे थे जेल के सुप्रिटेंडेंट साहब को, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। और हम समझे चलो फिर सुबह जाकर उनसे मुलाकात करके उनसे पूछेंगे कि भाई क्या है। तो पुलिस ने कहा कि आप उस रास्ते पर नहीं जा सकते, तो इसलिए हम बोले ठीक है। तो दरियागंज के रास्ते पर गए, तो कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता को ये मालूम तो हो जाएगा कि हम अतीक साहब से मिलना चाह रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बिजनौर का दौरा करेंगे, जहां पर वो बिजनौर को कई सौगात देंगे। सीएम योगी यहां पर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस बीच सीएम के दौरे के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा चाक चौबंद रहे, इसे लेकर अधिकारियों ने सभा स्थल का जायजा लिया। वहीं जिले के कई गाँव में पीएसी के साथ पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। वहीं ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भ्रमण के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने उनके सुरक्षा के दृष्टिगत जो है कार्यक्रम स्थल के आसपास गांव में जो है फुट पेट्रोलिंग किया।
ड्रोन कैमरे के साथ जो है फनल एरिया जो कार्यक्रम स्थल का है उसकी सब चेकिंग किया जो है। इस क्रम में हम लोग जो है बुढ़नपुर, इस्लामपुर, सुहेड़ी इत्यादि जो भी गांव हैं इनके आसपास और गांवों में जो है फुट पेट्रोलिंग करते हुए प्रभावी चेकिंग किया। हम लोगों की चेकिंग में जो है थाना अध्यक्ष गिरतपुर, पीएससी एवं क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद मौजूद रहे। भारी पुलिस बल के साथ हम लोगों ने पूरी चेकिंग किया। और दिल्ली से आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद उनका कानपुर कनेक्शन निकलने के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसी अलर्ट पर है। शुक्रवार को भी कुछ सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद खुफिया टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सूत्रों की माने तो इस दौरान पुलिस ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा है। खबरों के मुताबिक पकड़े गए तीनों संदिग्ध रेलवे स्टेशन की तरफ जाते समय पकड़े गए। पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों की साजिश का भंडाफोड़ किया और जो आतंकी पकड़े गए उनका उत्तर प्रदेश से गहरा कनेक्शन सामने आया। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से भी पिछले कई दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि तमाम आतंकियों की पनाहगाह कानपुर शहर बनता रहा है और कानपुर में भी उम्मैद समेत कई आतंकियों के यहाँ से कनेक्शन निकल करके सामने आए। एटीएस और एनआईए लगातार ये खंगालने में जुटी हुई है कि कानपुर का कनेक्शन आखिरकार किस हद तक गहरा रहा है। और इसी मामले में सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 3 लोगों को जो संदिग्ध थे उनको एटीएस ने उठाया है, पूछताछ की जा रही है। एटीएस की टीम लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इनपुट के बाद आतंकियों के कनेक्शन, कानपुर से जो कनेक्शन है उनको खंगालने में जुटी हुई है। और पिछले शुक्रवार को भी चमनगंज और बेगमगंज इलाके के सीसीटीवी फुटेज, कुछ घरों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया था, जिसके बाद से 5 संदिग्ध नजर आए थे, जिनमें से 3 संदिग्ध जो बताए जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से उनको उठाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कानपुर का कनेक्शन हर बार पिछले काफ़ी दिनों में देखा गया है, पिछले कई सालों में, चाहे अलकायदा हो चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, तमाम ऐसे आतंकी यहाँ पर आते हैं और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इसी के मद्देनज़र एटीएस एनआईए की टीम लगातार कानपुर का रुख करती हैं और कानपुर के कनेक्शन को खंगालती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो संदिग्ध उठाए गए हैं वो एटीएस एनआईए और खुफिया एजेंसियों को क्या सूचना देते हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। वही मथुरा में गोलीकांड से सनसनी मच गई। यहां पर एक युवक पर 4 से 5 लोगों ने फायरिंग कर दी और उसके बाद उसे सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक ने पत्नी पर फायरिंग का आरोप लगाया है। पत्नी और उसके प्रेमी पर फायरिंग का आरोप लगा है। थाना वृंदावन क्षेत्र में ये गोलीकांड हुआ। वहीं बिजनौर में एक बेटे ने अपने पिता को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया, वो भी महज इसलिए कि बेटा अपने पिता से अपने मासूम बच्चे की दवाई के लिए कुछ पैसे मांग रहा था। पैसे देने से मना करने पर बेटे ने पिता की निर्मम हत्या कर डाली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बेटे ने अपने बाप की चाकू मार के मारा है, वो उसकी मृत्यु हो गई है और पंचानाम भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जो अभियुक्त है वो भागा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास की जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। बदमाशों के साथ पुलिस मुठभेड़ की ये मऊ और नोएडा की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर मऊ से आई है, जहां पर पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश गिरफ्तार हुआ, जबकि एक बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। मामला सराय लखनसी का है। वहीं दूसरी तस्वीर नोएडा की है, जहां 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक बदमाश यहां भी फरार होने में कामयाब रहा। दरअसल नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि एक बदमाश फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। ये मुठभेड़ थाना सेक्टर 24 में हुई। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से 3 मोबाइल, एक स्कूटी और एक तमंचे के साथ कारतूस बरामद किया। मुठभेड़ में घायल बदमाश का नाम सुभाष नेगी है, जो मोबाइल स्नेचर है, जिसकी पुलिस को आरटीए ऑफिस के पास होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका पुलिस ने जवाब दिया और सुभाष नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। बरेली में कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 2 घायल हो गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और इस दौरान कार की तलाशी लेने पर उसमें से एक देसी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस,
90,000 रुपए और 5 मोबाइल बरामद हुए। हालांकि पुलिस अब इस बारे में जांच कर रही है कि क्या कार सवार बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। घटना बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के बड़ा बाईपास की बताई जा रही है। प्रतापगढ़ में बकुलाही नदी उफान पर है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नदी की तेज धारा प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर मौजूद देलूपुर में पुल के ऊपर से बह रही है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही के लिए मजबूर हैं। दरअसल लोग इसी पुल से प्रयागराज और जिला मुख्यालय की ओर आते जाते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों की। पहली तस्वीर वाराणसी से आई, जहां पर पिशाच मोचन पर लोगों ने पिंडदान किया। वहीं दूसरी तस्वीर प्रयागराज के संगम तट की है, जहां पर लोगों ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए पिंडदान और तर्पण किया। पितृपक्ष के पहले दिन वाराणसी के पिशाच मोचन कुंड पर भी पिंडदान करने वालों का तांता लगा रहा। मान्यता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसे यहाँ पर लोग अपने पितरों की मुक्ति की कामना करते हैं। कहते हैं कि जो लोग गया नहीं जा सकते, यहाँ पर अगर पिंडदान करें तो पूरे साल घर में सुख शांति बनी रहती है। पितृ आस्था का महापर्व पितृपक्ष आज से शुरू हो चुका है और इस वक्त हम पिशाच मोचन कुंड पर मौजूद हैं। विमलो दत्त तीर्थ बोला जाता है ये, और मान्यता है कि यहाँ आकर पिंडदान करने से पूरे साल घर में सुख समृद्धि रहती है। तो भक्त जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आते हैं, अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, उनकी मुक्ति की कामना करते हैं। कहा यह भी जाता है कि बिना काशी में पिंडदान किए गया का श्राद्ध पूर्ण नहीं होता। लिहाजा जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पहले काशी आते हैं, फिर गया जाते हैं और अपने पितरों की मुक्ति की कामना करते हुए नजर आते हैं। तो 15 दिनों का ये तप है और 15 दिनों तक इस विमलो दत्त तीर्थ पर श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहता है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। पितृपक्ष की शुरुआत हो गई। इस मौके पर प्रयागराज के संगम तट पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए पिंडदान और तर्पण किया। मान्यता है कि पिंडदान की परंपरा प्रयाग, काशी और गया में ही है, लेकिन पितृ मुक्ति का पहला और मुख्य द्वार कहे जाने के कारण प्रयाग में मुंडन संस्कार के बाद पिंडदान का विशेष महत्व है। मुंडन कर बालों का दान करने के बाद 17 पिंड तैयार कर उनकी पूजा अर्चना के बाद उन्हें संगम में विसर्जित कर बाकी रस्में अदा की जाती है। वही माना जाता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म कर पिंडदान और तर्पण करने से पूर्वजों की 16 पीढ़ियों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिल जाती है और श्राद्ध करने से पितृ ऋण से भी मुक्ति मिलती है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति जीवन में एक बार ही पिंडदान कर सकता है। हालांकि तर्पण और दान की रस्म कई बार निभाई जा सकती है। कहते हैं कि संगम पर पिंडदान करने से भगवान विष्णु और तीर्थराज प्रयाग में वास करने वाले 33 करोड़ देवी देवता भी पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं। वही मान्यता है कि पितृपक्ष में शुभ कार्य शुरू नहीं किए जाते।